नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी यात्रा और यूपी यात्रा का सफर इस बार पहुंचा है यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा। अखिलेश सरकार ने पिछले 4 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या कुछ किया जिससे नोएडा की तस्वीर तेजी से बदली, ये जानने के लिए शुरू करते हैं नोएडा से आज की हमारी स्पेशल सीरीज यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा में आज हम मिर्जापुर पहुंच चुके हैं और मिर्जापुर पहाड़ियों से घिरा एक शहर है। मिर्जापुर तीर्थस्थल विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है। यूपी यात्रा की शुरुआत करते हैं मिर्जापुर के जिला अस्पताल से। चलते हैं। यूपी यात्रा का सफर मिर्जापुर पहुंच चुका है। इस शहर में हमारी दस्तक एक ऐसी तस्वीर के साथ हुई जो बेहद दर्दनाक थी, लेकिन उससे ज्यादा राहत भरी खबर ये थी कि यूपी सरकार के कुपोषण पुनर्वास केंद्र में तीन मासूमों को नई जिंदगी मिली। मिर्जापुर के कुपोषण केंद्र में हम उन मासूमों को देखने जा पहुंचे। रंजय, दीपिका और सुष्मिता अब ठीक हैं। कुपोषण केंद्र में अच्छे इलाज और देखभाल ने 3 मासूमों को बचा लिया। बच्चे आपको कहाँ मिले? ये बच्चे गांव में, खेतों में, नहर में इस तरह से मिलते हैं और लोग पब्लिक जिसे जो पाती है वो नज़दीक चौकी या थाना जो होते हैं वहाँ जाते हैं। वहाँ के जो होते हैं इंचार्ज वो उन बच्चों को गार्जियन के साथ CWC वहाँ इनके माँ बाप छोड़ जाते हैं। अब ये तो हम बता नहीं सकते कोई कन्फर्म, क्योंकि बच्चे माँ बाप फेंक रहे हैं कि कौन फेंक रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो फेंकता ही होगा ना। इनमें से एक बच्चा कूड़े के ढेर में, दूसरा गंदे नाले के पास और तीसरा खेत में मिला था। कुपोषण केंद्र तक पहुंचने से पहले ही बच्चे काफी कमजोर हो चुके थे। कुपोषित हालत में बच्चों को इस सेंटर में लाया गया। 1 हफ्ते तक मिले इलाज से तीनों का वजन पहले से बढ़ा है। ये बच्चे आए तब इनकी क्या स्थिति? स्थिति ये थी क्योंकि ये कमजोर थे, पहले आते तो हम लोग इनको हॉस्पिटल में ही एडमिट कर देते हैं। कितनी उम्र है इनकी? अभी जो है सुष्मिता जो है ये इस वक्त जो है 4 के लगभग है ये जी, ये 4 महीने। अब ये जो है 2 महीने की है, 2.25 महीने है जी। अब वो रंजय है, वो 3.5 महीने के हैं। अच्छा जी। यूपी सरकार ने विशेष रूप से कुपोषित बच्चों के लिए इस तरह के केंद्र हर जिले में खोले हैं, जहां कमजोर और बीमार कुपोषित बच्चों का चेकअप किया जाता है। बच्चों के देखभाल के लिए साथ में मां भी सेंटर में रह सकती हैं। बच्चों के साथ मां को भी पोषित भोजन दिया जाता है। सुबह में नाश्ता मिलता है, दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी, शाम में नाश्ता, रात में सब्जी रोटी। जिस तरह से यूपी सरकार के कुपोषण पुनर्वास सेंटर में 3 बच्चों की जिंदगी बचाई गई, ये बेहद सुकून वाली बात है, क्योंकि यूपी सरकार ने कुपोषण के खिलाफ करीब 1.5 साल पहले पूरे प्रदेश में एक मिशन शुरू किया है। और मिर्जापुर के इस सेंटर को देखकर लगता है मिशन से वाकई लोगों को फायदा हो रहा है। आंगनबाड़ी वाले बोले कि ले जाओ, आपका बच्चा कुपोषण में है। अच्छा। आपका बच्चा बहुत कमजोर है। हमने वहाँ आया तो वहाँ से डॉक्टर यहाँ ले आया। हाँ। हमको यहाँ पर छोड़ा तब भर्ती किया। अच्छा। तब दवा होने लगा। ये लोगों के लिए अच्छी बात है कि उनकी राज्य सरकार सेहत से समझौता नहीं करती, बल्कि हेल्थ एक मिशन है। मिर्जापुर के गांव में आंगनबाड़ी में मिलने वाली सुविधा भी यही बताती है। यूपी में आंगनबाड़ी का पैटर्न एक प्ले स्कूल की तरह है। इस आंगनबाड़ी में ऐसा ही देखने को मिला। बच्चों के नाम लिखे बैग और आई कार्ड, पढ़ाई के साथ खेलने का भी पूरा इंतजाम।
आंगनबाड़ी में न सिर्फ बच्चों को बल्कि गर्भवती महिलाओं को भी पोषाहार दिया जाता है। जिससे होने वाले बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सके। समय समय पर प्रेग्नेंट महिलाओं का चेकअप भी किया जाता है। आप लोग यहाँ कब कब आती हैं, क्या क्या होता है यहाँ? यहाँ 5 तारीख के आते हैं, 15 तारीख के, 25 तारीख के। क्या होता है यहाँ? यहाँ आते हैं तब लाते हैं और बुकवा पुष्टाहार मिलता है और टीकाकरण होता है। आप कब कब आती हैं यहाँ? महीने में 3 बार। क्या क्या होता है यहाँ? बुकवा मिलता है और बच्चे का वजन होता है। तो बच्चे का वजन कराया आपने? हाँ, अच्छा। अगले महीने कराए थे। राज्य सरकार की कोशिश है कि हर बच्चा स्वस्थ हो, जिससे प्रदेश का भविष्य सुधर सके। ये राज्य पोषण मिशन जब 1 नवंबर 2014 को आया और उसके बाद से जो अति कुपोषित बच्चे हैं उसमें क्या सुधार किया जाए, उसके ऊपर पूरा कार्यक्रम आजकल हमारा फोकस है। तो हम चिन्हांकित कर रहे हैं सबसे पहले जो अति कुपोषित बच्चे हैं, और उन अति कुपोषित बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि टीकाकरण करके या पोषाहार देके, और ये दोनों चीजें जो हमारा जो ग्रामीण स्वास्थ्य में पोषण दिवस होता है उस पे हम करते हैं। और उसके साथ साथ तारीखें निर्धारित हो गई पोषाहार वितरण की, उस तारीखों पे भी हम पोषाहार का वितरण करते हैं। सेहत दुरुस्त करने का मिशन 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन क्या गरीबों की हालत में कुछ सुधार आया है? ये जानने हम मिर्जापुर के अकोहड़ी गांव पहुंचे। कुछ लोग सड़क किनारे बनी झोपड़ी के पास बैठे थे और दूसरी तरफ ये पक्के मकान जो खाली थे। आप इसी गांव में रहते हैं? जी सर। कहाँ रहते हैं आप? ये झोपड़ी है। ये झोपड़ी आपकी है? कब से रहना इसमें? इसे 20 साल हो गया सर। ये बन्ना लाल हैं। इनकी अभी तक की जिंदगी झोपड़ी में बीती, लेकिन अब लोहिया आवास योजना से घर मिलने की उम्मीद बंधी है। इसलिए सड़क से दूर बनी झोपड़ी को लोहिया आवास कॉलोनी के पास से बना लिया, क्योंकि अभी लोहिया आवास के मकानों में काम चल रहा है। ये आपका है लोहिया आवास? जी सर। कैसे मिला आपको ये? ये अखिलेश सरकार ने दे दिया हम सबको। हमारे गांव के प्रधान जो हैं, अच्छा। उनके जरिए हम सबको गरीब देख करके झोपड़ी में रहते थे। तो यहाँ तो बहुत से घर बने हुए हैं लाइन से। कितने घर हैं ये करीब 60-62 आवास है। आप सबके ये बिल्कुल कॉलोनी जैसा बना दिया है? हाँ, हाँ? तो आप सभी लोगों के घर हैं इसमें? हाँ, सभी लोग सबका घर है सर। मुन्ना लाल की तरह ये लोग भी सालों से झोपड़ियों में रह रहे थे, जो बरसात में टपकती थी और ठंड में इनमें रहने वाले लोग कांपते थे। सोचिए जरा किन हालात में रहते होंगे ये लोग। आजादी के इतने साल बाद भी पक्की छत मयस्सर नहीं थी। ये एक कमरा है? जी सर। पहले कमरा ये है? हाँ, बरामदा। हाँ, एक कमरा है। बरामदा। ये जो है ये किचन है। ये किचन है? जी सर। काफी बड़ा किचन तो। हाँ सर। अच्छा, और ये कमरा है। तो कमरा वो है? हाँ। अच्छा, ये कमरा है। और ये तो इसमें आपको एक तीन कमरा मिला है, 3। अच्छा। हाँ, एक ये है और इधर ये एक कमरा इधर है, एक इधर किचन है। हाँ। सामने बैठने के लिए सामने बैठने के लिए जगह है। अच्छा, और टॉयलेट पीछे है। पीछे है? जी सर। खुद बनवाए वो सरकार दी है? सरकार दी है हमको। अच्छा। एक लाइन से बने 40 से ज्यादा लोहिया आवास किसी शहरी कॉलोनी से कम नहीं लगते। इन लोगों के लिए घर वाकई किसी तोहफे से कम नहीं। यहाँ सोलर लाइट भी लगी है, पक्की सड़क भी है, यानी अखिलेश सरकार ने घर के साथ अच्छी सुविधाएं भी दी हैं। योजना बहुत अच्छी है। इसमें 2 कमरा, एक किचन, एक बरामदा और 30,000 के सोलर लाइट जो मिल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा है। बहुत खुश हैं यहाँ की गरीब जनता, बहुत खुश हैं।
और बहुत अच्छा लगा यहाँ अखिलेश सरकार को यहाँ जो दिए योजना मिला, इससे बहुत लाभान्वित हुए यहाँ के गरीब। इन लोगों का ख्वाब पूरा हो गया, अपना घर जो मिल गया। लोहिया आवास योजना की हकीकत देख हम आगे बढ़ चले। यूपी यात्रा में अब बात करते हैं आधी आबादी की और चलकर देखते हैं कि आखिर आधी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ हो रहा है क्या। मिर्जापुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हम पहुंचे तो देखा लड़कियों को कुछ अलग तरह की शिक्षा दी जा रही थी। हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसमें लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में दिया जाए। जैसे आप लोग को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, वैसे ही आप लोग को निशुल्क नैपकिन भी दिया जाता है, जिससे आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, आप लोग गंदगी के स्वच्छता के साथ रहें। ठीक है। न सिर्फ लड़कियों को उनकी हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जा रही थी, बल्कि सैनिटरी पैड फ्री में बांटे जा रहे थे। हमने पूछा आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या है, तो पता लगा कि लड़कियों को जागरूक करने के लिए ये यूपी सरकार की पहल है। ये पूरे राज्य के सभी स्कूलों में चल रहा है, सरकारी स्कूलों में? हाँ, ये सर्कुलेशन पूरे राज्य में चल रहा है और इसकी मॉनिटरिंग भी बराबर हो रही है। अच्छा। जिले लेवल पे भी हो रही है और इसके अलावा सरकार के इस योजना सरकार की तरफ से इसकी भी मॉनिटरिंग हो रही, सूचनाएं बराबर मांगी जाती हैं और सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी भी ठीक तरीके से बताई जाती है। बच्चियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये अच्छी पहल है। गवर्नमेंट के जरिए शुरू की गई स्कीम है, जिसे आप कैसे कोशिश मानते हैं? ये सब हमारे सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे हम तो इसे बहुत अच्छा मानते हैं। जिस प्रकार से हमारे विद्यालय में निशुल्क शिक्षा दी जाती है लड़कियों को, उसी तरह से ये निशुल्क पैड वितरण भी किया जा रहा है, जिससे लड़कियों के अंदर जैसे साफ सफाई इन लड़कियों को उतना नहीं पता रहता है, और जब हम लोग इसको देते हैं तो ये इनका यूज करना भी सीख जाती हैं और इससे इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और अपना जो इनका एक्टिविटी पर डे का जो रूटीन रहता है उसमें इन लोगों का चेंजिंग नहीं होता है। यूपी सरकार ने करीब सभी जिलों में सैनिटरी पैड बनाने की यूनिट लगाई है, जहां कम लागत पर तैयार कर स्कूलों में फ्री बांटे जाते हैं। चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से हमारा प्रयत्न है कि हम अधिक से अधिक बच्चियों तक, महिलाओं तक पहुंचें और सैनिटरी पैड के यूज को हम शासकीय इंटरवेंशन से, हस्तक्षेप से तथा एनजीओज के हस्तक्षेप से, यहाँ पर गरिमा प्रोजेक्ट चल रहा है और इन लोगों ने भी बड़ा अच्छा ब्लॉक में सिंपोजिया कराए हैं, जिसमें हम लोगों ने शिरकत करी है और ये जानने का प्रयास किया है तथा प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को कि वो इसका उपयोग करें और एक बेहतर हाइजीनिक लाइफ एडॉप्ट करें। यूपी यात्रा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौट रहे हैं मिर्जापुर की कुछ और कहानियों के साथ। अगर आपको बनारस से मिर्जापुर जाना है या मिर्जापुर से बनारस जाना है तो इस पीपे का पुल, ये भटौली पुल है, लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये पुल है और इस पर अब तक कई हादसे भी हो चुके हैं, ऐसा सुना है। आइए चलकर देखते हैं क्या है इस पुल की कहानी। ये पुल करीब 2 किलोमीटर लंबा है और मिर्जापुर से भटौली जाने के लिए यही एक रास्ता है। आप बताइए इसके बाद क्या आराम होगा, ये जो बन रहा है पुल? ये बन जाएगा तो सरकार मिलेगा, हम लोग को जल्दी हो जाएगा। हाँ। होता है ऐसे जब घूम के मिर्जापुर जाते हैं, कहते हैं ऐसे अगर सरकार 2 घंटा की बचत हो गया। और आप गाड़ी वालों के लिए? बहुत आराम हो जाएगा, बहुत आराम है गाड़ी वालों को, बहुत आराम हो जाएगा। आधा बचत हो जाएगा। हाँ, आप इस मतलब 40 मिनट में जाएंगे तो उसमें अपना मिर्जापुर 15 मिनट पहुंच जाएंगे। तो किस इलाके को कनेक्ट करेगा ये? सर आगे से वो रोड नहीं है बरैनी का, मेन रोड, मेन रोड से कनेक्ट करेंगे। बरैनी हो जाएगा, कछवा बाजार हो जाएगा, उधर चुनार से भी लोग
को जो मिर्जापुर काम पड़ेगा नजदीक या परवल इधर इसको भी आराम हो जाएगा। और इधर हमारा गांव कोटावीर है, बरैनी है, मामलपुर है, अगियावीर है, जब बहुत सारे गाँव को आराम मिल जाएगी। मिर्जापुर से बनारस अप डाउन करने में आराम हो जाएगा। प्रॉब्लम होती है अप डाउन करने में आराम हो जाएगा। अभी तो ठीक है, बरसात में तो लोगों को और तकलीफ होती है, ये पुल टूट जाती है सर, बहुत गर्दी होती है, बहुत कीचड़ टूट जाएगा, फिर वो नाव चलती है उससे बरसात में जब टूट जाता है तब लोग कैसे आते जाते हैं? वो नाव से चलती है, वो स्टीमर है ना, उससे आती है। तो साइकिल वाले क्या करते हैं? साइकिल भी उसी पे लदेगा, साइकिल मोटरसाइकिल सब उसी पे लदेगा। साइकिल वाले नाव पे साइकिल? हाँ, नाव पे साइकिल और मोटरसाइकिल लोड करके ले जाएंगे। साइकिल भी लाते हैं उसमें? गर्मी में ये हाल है, सोचिए बरसात में क्या मंजर होता होगा। बारिश में जब गंगा में पानी बढ़ता है तो पीपे के पुल के डूबने का खतरा बना रहता है, लेकिन अगले साल तक पास में बन रहे पक्के पुल के पूरा होने से आसपास के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी सरकार पीपे के पुल की जगह अब 900 मीटर लंबे इस पुल को तैयार कर रही है, जो लगभग 74% पूरा भी हो चुका है। तेजी से काम चल रहा है। ये कछुआ से मिर्जापुर को मिलाएगा, जो और ही होकर बहुत लंबा चक्कर करता है, उससे करीब 20-25 किलोमीटर की बचत हो जाएगी, कम टाइम लगेगा। कब तक ये बन जाएगा? क्या ये लगभग सुपर से चल रहा हमारा है जो, और 73% है जो वर्क कंप्लीट हो चुका है, और प्रयास ये किया जा रहा है कि मार्च 17 तक ये कंप्लीट हो जाए। बस कुछ और दिन का इंतजार है और सालों की तकलीफ और परेशानी से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मिर्जापुर के मझवानी गांव में लोगों के पानी की समस्या को एक शख्स ने यूपी सरकार की मदद से दूर किया है। देश के किसान की पहली जरूरत है खेती के लिए पानी, और पानी मिलना मुश्किल है क्योंकि देश में जल संकट एक बड़ी समस्या है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? सोलम से। आदित्य भैया के सोलम। आदित्य भैया कौन है? अच्छा, इनका नाम आदित्य शाह है। ये गुजरात में जल संसाधन विभाग में भूगर्भ विज्ञानी थे। 25 साल की नौकरी की और रिटायर होकर अपने घर मिर्जापुर आ गए। मन में कुछ करने का जज्बा था, बस थोड़ी मदद की दरकार थी, जिसमें यूपी सरकार का सहयोग मिला और आदित्य शाह ने गांव के लोगों के लिए एक सोलर ट्यूबवेल बना दिया। तो आप पानी यहाँ तक भी पहुँचाते हैं? जी हाँ, ये बगल में मझवानी गांव है। हाँ। वहाँ पे करीब 200-250 लोग रहते हैं, तो उनको पीने की समस्या हो रही थी और जानवरों को पिलाने के लिए दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ एक खड्डा है, इसको भरवा देते हैं, यहीं पर लोग नहाते हैं। अच्छा। पानी भर के पी लेते हैं, और पानी जो नहाने के बाद जो होता है वो खड्डे में भराता है, तो इनके पशु लोग हैं, पशु और जानवर वो पीते हैं। इनफैक्ट जंगल के किनारे होने के समय, रात के समय भी जानवर आते हैं, वो भी पीते हैं, नीलगाय हैं जैसे। लेकिन सोलर से ये चल रहा है जी, इसलिए अब पानी यहाँ तक पहुँचा रहा है। अगर ये बिजली से होता? हाँ, तो सोचना पड़ता, क्योंकि सोलर है, एक बार इन्वेस्ट हो गया है तो इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, तो हम भी दिल खोल के इसको चलवा रहे हैं। ये दिन भर चलता रहता है यहाँ पर। खुद के खेतों के साथ आदित्य शाह ने गांव के दूसरे लोगों के खेतों के लिए एक लंबी पाइप ट्यूबवेल से जोड़ दी है, यानी सूरज की रोशनी में बिना किसी झंझट के लगातार पानी खेतों तक पहुंचता है। सोलर पैनल यूपी सरकार ने लगवाया, जिससे आदित्य शाह पर पैसों का ज्यादा बोझ नहीं पड़ा, साथ ही बिजली का बिल नहीं आता। एक किसान अगर लगाना चाहे तो उसके लिए कितना बेहतर है आपको लगता है? और नहीं, ये बहुत ही उपयोगी है। सबसे बड़ी चीज है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। और मॉर्निंग टाइम में आप उसको सुबह 8 से जो वर्किंग आवर्स होते हैं उस दरमियान आप इसको यूज कर सकते हैं। तो किसान के पास टाइम होता है कि दिन में वो पानी को किस तरह से मतलब हैंडल करना है, कितना पानी कहाँ देना है, उस हिसाब से वो कंट्रोल कर सकता है। रात के समय आप देंगे जाड़े में तो किसान क्या लगा के छोड़ देता है, किसी एरिया में ज्यादा फ्लडिंग हो गई, किसी जगह कम हो गया, ऊंचे में चढ़ा नहीं, दिन में वो सब हैंडल कर सकता है। आदित्य की मदद से किसानों को फायदा पहुंचा है। वो चाहते हैं इसका फायदा हर गांव में हो, क्योंकि किसानों के लिए बिना बिजली के बिल के भरपूर पानी मिलेगा, जिसमें करीब 75% खर्च यूपी सरकार देगी। अगर 3 हॉर्स पावर का हम लगाएं तो 468 की कॉस्ट आती है 3 HP के एक पंप की।
जिसमें जो सब्सिडी का पोर्शन है वो 3,51,000 के करीब है, जो शासकीय मद से मिलता है, और 1,17,000 रुपये किसान को अपनी ओर से देना पड़ता है। तो व्यवहारिक है, एक स्थानीय स्रोत के आधार पर सोलर एनर्जी से इरिगेशन का माध्यम बन रहा है, और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में, वर्षों में इसकी पॉपुलैरिटी अधिक से अधिक बढ़ेगी, जिसको काफी पहले राज्य सरकार ने चिन्हांकित किया और आगे बढ़ा। मिर्जापुर में यूपी यात्रा के सफर में विकास की कई तस्वीर सामने आई, जिसमें लोगों की जिंदगी में हो रहा परिवर्तन दिखाई देता है। मिर्जापुर से फिलहाल यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।